वेलकम स्टूडेंट्स। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन पर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट की इस सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर क्या होता है? व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर क्लास का एक स्पेशल मेथड होता है जो कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम में आता है। जब हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं टेस्ट क्लास का टी ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो कंपाइलर बैकग्राउंड प्रोसेस में एक कंस्ट्रक्टर बनाता है। नाम से ही इसके क्लियर है, कंस्ट्रक्टर यानी कि किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करने वाला। तो ये क्या कंस्ट्रक्ट करता है? मेमोरी को कंस्ट्रक्ट करता है। किसके लिए करता है? ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। अगर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट के पास जो डेटा मेंबर्स है, यानी कि जो वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट के पास क्लास के थ्रू आए हैं, आप उन्हें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, हमने कहा ये स्पेशल मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर के माध्यम से कॉल करें। जैसे टी डॉट कोई भी कंस्ट्रक्टर टेस्ट, अगर आपने इस तरीके से करा तो ये एक एरर होगी। ठीक है ना? तो ये मेथड्स है लेकिन ये ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। इट्स अ मैजिक। ऑटोमेटिक कॉल होते हैं। ऑटोमेटिक कॉल कैसे होगा? जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम इसको एक प्रोग्राम की हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्टर काम करता है। जैसे अगर मेरे पास कोई क्लास है टेस्ट नाम की, मैंने एक क्लास बनाई और इस क्लास के अंदर पब्लिक इंटीजर x इक्वल्स टू 6 कर दिया। तो कंस्ट्रक्टर की जरूरत यहां से आ पड़ी कि आप क्लास के अंदर कभी भी मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास को कभी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब अगर मैं यहां पर एक फंक्शन बनाता हूं void show नाम का, और ये फंक्शन क्या करेगा? सी आउट x की वैल्यू को प्रिंट, सिंपल। ठीक है, अब हमने मेन के अंदर void मेन में अगर हम अपनी इस टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं t, और हमने करा t डॉट एक्स इक्वल्स टू 10, उसके बाद अगर मैं t डॉट शो को कॉल करता हूं, अब यहां पर आप देखो कि मेन फंक्शन के अंदर जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनता है, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ सक्सेसफुली, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही यहां क्लास के अंदर कंपाइलर बैकग्राउंड प्रोसेस में जो क्लास का नाम है उसी नाम से एक फंक्शन बना देता है। इस तरीके से सिंपल। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर कोई भी स्टेटमेंट कंपाइलर खुद से नहीं लिखेगा। ये जो कंस्ट्रक्टर बना है, ये कंस्ट्रक्टर हमारा कहलाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि कंपाइलर बना रहा है खुद ही। ठीक है, अब यहां पर बात ध्यान देने की ये है कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा सेम होगा। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बनने के साथ वो कॉल होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, कभी ऐसा नहीं होता कंस्ट्रक्टर बना करके रख दिया, क्लास के मेंबर्स ही उसका यूज करेंगे, आपने सोचा हम इसको प्राइवेट कर दें। नहीं, कंस्ट्रक्टर होता ही ऑब्जेक्ट के लिए है। तो अगर आप उसको प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कर देते हो तो वो फिर आउटसाइड द क्लास यानी कि ऑब्जेक्ट के बनने के साथ ही कॉल कैसे हो पाएगा? ठीक है, और कंस्ट्रक्टर का कभी भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। यहां से देखो, इस जगह पे रिटर्न टाइप नहीं होगा कंस्ट्रक्टर का। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, ये सिर्फ देने का काम करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा।
ठीक है, तो ये बातें हमें थोड़ी ध्यान रखनी है कि क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम, ये कंस्ट्रक्टर ये रहा, क्लास का नाम ये रहा, सेम होगा। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होगा, कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, आप वॉइड भी यूज नहीं कर सकते। आपने कहा रिटर्न टाइप नहीं है तो हम वॉइड लगा दें, नहीं। और कंस्ट्रक्टर कभी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू इस तरीके से डॉट ऑपरेटर से कॉल भी नहीं होगा, ये भी आप नहीं कर सकते। ये कुछ चीजें कंस्ट्रक्टर के साथ रेस्ट्रिक्शन है जो हमें ध्यान में रखने हैं। ओके, तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट होता है, क्रिएट होने के साथ ही कंपाइलर ये कंस्ट्रक्टर बनाएगा। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, मेमोरी एलोकेट कराएगा। वो मेमोरी एलोकेट होने के साथ ही ऑब्जेक्ट अपने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने टी डॉट शो करवाया। टी डॉट शो होते ही कंपाइलर वापस यहाँ से शो फंक्शन के अंदर जाएगा और यहाँ पर सी आउट करवा रखा है आपने एक्स की वैल्यू को, एक्स की वैल्यू आपने दी 10, तो आपका आउटपुट आएगा 10। ये एक सिंपल कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स के भी आपके पास में कई टाइप्स हैं, वो टाइप्स कौन कौन से हैं देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। एक होता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक होता है आपके पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और तीसरा आपके पास होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तीन तरीके के कंस्ट्रक्टर हमारे पास होते हैं, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड और कॉपी कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमेशा बनेगा ही बनेगा, चाहे आप अपनी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर ना बनाए, बैकग्राउंड प्रोसेस में कंपाइलर खुद बनाता है। लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो है आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम अलग है, उसको हम एक अलग लेक्चर के अंदर पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसा कि अभी हमने देखा कि टेस्ट क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना जिसकी बॉडी में कुछ भी नहीं, कंपाइलर खुद कुछ नहीं लिख कर देगा उसमें। लेकिन अगर हम चाहें तो उसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, देखो कि जैसे हमने क्लास टेस्ट पब्लिक ये बनाई हमने क्लास। ठीक है, इस क्लास के अंदर हमने सिर्फ एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे ही मैं मेन के अंदर जा करके वॉइड मेन में गए और यहां पर हमने टेस्ट क्लास का टी ऑब्जेक्ट बनाया, सिंपल, बस इतना ही किया। तो इसका क्या आउटपुट आएगा, कंपाइलर सबसे पहले मेन में जाएगा, मेन में जाते ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना, सक्सेसफुली ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही कंपाइलर क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएगा। अब चूंकि आपने, कंपाइलर क्या करता है, यहां से क्लास के अंदर आता है, वो चेक करता है कि आपने बना रखा है क्या। ऐसा नहीं होगा कि आपने बनाया हुआ है तो वो एक और बना देगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नहीं। ठीक है ना, वो चेक करेगा कि आपने बना रखा है तब तो ठीक है, नहीं बनाया हुआ है तो खुद से बनाता है। और जब खुद से बनाता है तो उसकी बॉडी ब्लैंक होती है, उसने देखा आपने बना रखा है तो वो इसके अंदर जाएगा। अंदर जाते ही यहाँ पे आपने लिख दिया सी आउट हेलो, तो आपके आउटपुट क्या प्रिंट कर देगा, हेलो प्रिंट कर देगा। ये था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या कहता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हमें ये कहता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट जिस समय क्रिएट कर रहे हैं उसी समय मैं अपने ऑब्जेक्ट्स के जो वेरिएबल्स है जो क्लास से उसको मिले हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स को हमेशा वेरिएबल कहां से पास होते हैं, क्लास से कॉपी मिलती है उसको। ठीक है, तो वो जो वेरिएबल्स है ऑब्जेक्ट के पास, उन्हें हम ऑब्जेक्ट के बनने के साथ ही वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। तो अगर हमें ये काम करना है तो उसके लिए हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। किस तरीके से देखें कि अगर मेरे पास क्लास में दो वेरिएबल है, इंटीजर x, y, मैंने यहाँ पर
एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, टेस्ट नाम से ही बनेगा, क्लास का नाम टेस्ट है तो, और इसमें मैंने लिख दिया सी आउट हेलो, ठीक है। और एक कंस्ट्रक्टर और बनाया टेस्ट नाम से, इसमें मैंने कर दिया इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, x इक्वल्स टू ए, y इक्वल्स टू बी, ठीक है। और क्लास को कर दिया हमने क्लोज। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर void मेन में जाकर के हमने बनाया टेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट t, और इसके साथ ही हमने वैल्यू पास करा दी 6,2, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना, तो इस ऑब्जेक्ट के साथ आप दो वैल्यू पास करवा रहे हैं, ठीक है। फंक्शन है, फंक्शन राउंड ब्रैकेट आ गया तो फंक्शन है, तो ऑब्जेक्ट के साथ जो इस तरीके से फंक्शन लगा हुआ होता है, कंपाइलर को पता है कि ये कोई कंस्ट्रक्टर को कॉल करा रहा है, आर्ग्यूमेंट पास कर रखे, तो कंपाइलर चेक करेगा कि क्लास के अंदर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जिसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास किए जा सके। उसने चेक किया, यहां से वो कहां आएगा, इसके पास आएगा, ठीक है। 6 वैल्यू जो है वो ए को ट्रांसफर होगी, 2 वैल्यू जो है वो बी को ट्रांसफर होगी। ए से वैल्यू एक्स को मिली और बी से वैल्यू वाई को, ठीक है। अब आपका जो ये ऑब्जेक्ट बना था टी नाम का, इसके पास एक्स और वाई दो वेरिएबल क्लास से आए थे, यहां से आपने वैल्यू भेजी ए से एक्स में और बी से वाई में, तो एक्स की वैल्यू हो गई 6, वाई की वैल्यू हो गई 2। अब आप अगर इसे एक और फंक्शन बनाकर इसको प्रिंट करवाना चाहो तो प्रिंट करवा सकते हो, और डायरेक्ट अगर आप चाहते हो यहां पर सी आउट के अंदर टी डॉट एक्स और टी डॉट वाई करा दो तो भी ये 6 और 2 प्रिंट कर देगा। तो ये था पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब आप देखो कि अगर मैं यहां पर एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं टेस्ट क्लास का p नाम से, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कराया, तो कंपाइलर इस केस में क्या करेगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल ना करके ये यहां से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएगा, ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या प्रिंट कर रखा है आपने, हेलो, तो आपके आउटपुट स्क्रीन पर हेलो प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखो एक ही क्लास में एक ही नाम के एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर आ रहे हैं आपके, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, वापस रिपीट कर देता हूं, एक ही क्लास में एक ही नाम के एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर का होना क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। जब हम पॉलीमॉर्फिज्म को समझेंगे तब आपको ये और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है कि मैंने कहा कि भाई एक ही क्लास में एक ही नाम के एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर का होना, तो आप ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक ही टाइप के कंस्ट्रक्टर बना दो एक से ज्यादा, जैसे आपने 3 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिए। अगर आपने 3 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिए तो कंपाइलर क्या होएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। मान लीजिए कि जैसे ये वाला, ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना हुआ है आपका, ये आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ऑब्जेक्ट बनने के साथ ही कंपाइलर कौन से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कराएगा, कंफ्यूज हुआ कंपाइलर, तो कंपाइलर के कंफ्यूज होते ही क्या आएगी आपके पास, एरर आ जाएगी। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करवा रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर अलग अलग तरीके के होने चाहिए। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर जैसे ये दो इंटीजर टाइप के, आपने एक और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें आपने दो फ्लोट ले लिए, या इंट फ्लोट, फ्लोट इंट, आर्ग्यूमेंट्स की जो सीक्वेंस है ना, और टाइप्स है, वो आपने अगर चेंज कर दिए तो वो अलग अलग माना जाएगा। जैसे अगर ये जैसे कंस्ट्रक्टर बना हुआ है इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी है, एक और कंस्ट्रक्टर बनता है जिसमें यहाँ पर फ्लोट ए और यहाँ पर इंट बी कर दूं, तो वो कंस्ट्रक्टर और ये कंस्ट्रक्टर अलग अलग काउंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा है, एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कवर होता है और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और इसी के साथ हमारा इसके अंदर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट होता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, है ना, क्योंकि ये लेक्चर फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा।
अगर आपको इसमें कोई भी प्रकार का डाउट आता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। आपको अगर मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।